गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं और उसके अंदर प्रकाश विद्युत धारा का हमें अलग तीन कारकों पर प्रभाव पड़ना है। तीन कारकों का प्रकाश विद्युत धारा पर प्रभाव पड़ना है। उसमें हमने पहला कारक परसों स्टडी किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर तीव्रता का। और हमने अपने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि विभव का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और अभी वो ख़त्म नहीं हुआ विभव का प्रभाव, अभी हम उसी को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा एक बार। देखो, स्टॉपिंग वोल्टेज बताओ क्या होता है। सर, स्टॉपिंग वोल्टेज का मतलब होता है कि प्लेट ए पर लगाया गया वह ऋण विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान घटकर कितना हो जाए, जीरो। दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग वोल्टेज V0। ठीक है, अब स्टॉपिंग वोल्टेज का महत्व क्या है, क्योंकि अभी आपने पार्ट नंबर 3 नहीं पढ़ा, तो आप वहाँ पढ़ सकते थे इस चीज़ को, लेकिन कोई बात नहीं, याद कर लीजिए इसको एक बार। के मैक्सिमम, के मतलब गतिज ऊर्जा, किसकी, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की, वो ऊर्जा EV0 के बराबर होती है। E यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश है और V0 स्टॉपिंग वोल्टेज है। तो ये संबंध तीसरे पाठ में आता है वैसे तो, पर फिर भी आपसे याद कर लीजिए कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के मैक्सिमम विल बी इक्वल टू EV0। यहाँ E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है और V0 उस पर विभव, V0 निरोधी विभव है। ठीक है, इसका अभिप्राय क्या हुआ कि V0 किसका मापक है। V0 उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मापक है। सीधी सी बात है, इसको यूँ समझ सकते हैं हम फिजिकल रूप से कि याद करो, जिस इलेक्ट्रॉन की जितनी ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगी उसको स्टॉप करने के लिए हमें उतना ही ज़्यादा विभव लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब गतिज ऊर्जा का मापक कौन है, निरोधी विभव। आती बात समझ में हमारे। ठीक है, अब ज़रा पिछले टॉपिक में, इसी लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि V0 बताओ, हमने अलग अलग तीव्रताओं पर ग्राफ खींचे थे, I3, I2 और I1 पर। तो बताओ, निरोधी विभव क्या अलग अलग तीव्रताओं पर अलग अलग आया था क्या? नहीं सर, निरोधी विभव तो एक ही पॉइंट पे आता है अलग अलग तीव्रताओं के लिए भी। मतलब निरोधी विभव तीव्रताओं पर डिपेंड नहीं करता। अब इन दोनों बातों को मिला दो। कैसे? के मैक्सिमम उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मापक कौन है, V0। और V0 किस पर डिपेंड नहीं करता, तीव्रताओं पर डिपेंड नहीं करता। तो क्या मैं कह सकता हूं क्या कि उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। के मैक्सिमम डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी। अलग अलग तीव्रताओं पर भी के मैक्सिमम तो सेम आएगा, मतलब के मैक्सिमम डिपेंड नहीं कर रहा तीव्रताओं के ऊपर। आई बात समझ में? पढ़िए इसको। ग्राफ मैंने कल बताया था आप लोगों को, अब इससे आगे पढ़िए। यदि निरोधी विभव V0 हो तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के मैक्सिमम इज इक्वल टू EV0। EV0 इस सूत्र से स्पष्ट है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, कॉमा लगाओ उसके बाद, निरोधी विभव V0 के समानुपाती होता है। ठीक है, जबकि निरोधी विभव V0 का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने। ठीक है, अतः अप्रत्यक्ष रूप से फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब नोट, निरोधी विभव को एक नाम और दिया जाता है इसका, अंतक विभव, कट इन वोल्टेज। कट इन वोल्टेज भी कहते हैं इसको, दो नाम है इसके, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब सुनो जरा ध्यान से एक बार, हम बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं इस टॉपिक में। देखो, ये पेज नंबर 4 हमारा, ये एक सिंगल ग्राफ है, किस किस के बीच में है,
प्रकाश विद्युत धारा और विभव के बीच में है। लेकिन यहाँ पे हमने कर क्या रखा था कि आई और न्यू, तीव्रता और आवृत्ति दोनों को नियत कर रखा था। ठीक है, उसके बाद अगले इस पेज में अगर देखें जो हमने कल, यानी कल का मतलब लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इसमें क्या कर रखा है हमने, देखो ग्राफ तो अब भी वही है, प्रकाश विद्युत धारा और आरोपित वोल्टेज में ही ग्राफ है, लेकिन अब हमने क्या कर दिया कि आवृत्ति को ही नियत रखा है, तीव्रताएं अलग अलग कर दी, तो ये ग्राफ ऊपर से खुल गया ना यहाँ से, लेकिन निरोधी विभव पे तो ग्राफ वही रहा पैक। ठीक है, अब हम इसका उल्टा करेंगे, अब हम आवृत्ति को नियत नहीं करेंगे, अब हम तीव्रताओं को नियत करेंगे और ये ग्राफ दोबारा खींचेंगे। बताओ क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है, ये ग्राफ ऊपर से मिल जाएगा, ये ग्राफ यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ निरोधी विभव खुल जाएंगे, मतलब निरोधी विभव अलग अलग प्राप्त होंगे। देखते हैं इसको एक बार अगले पेज पर, देखो लिखा है पहले इसी में लास्ट में, यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता को नियत रखकर संग्राहक प्लेट पर विभव और विद्युत धारा में ग्राफ खींचा जाए भिन्न भिन्न आवृत्तियों पर, तो यह ग्राफ निम्न प्रकार का प्राप्त होगा। यानी वही ग्राफ है। अब देखते हैं इसको हम एक बार, ये देखिए, ये आप जरा ग्राफ देखें गौर से, सॉरी ये ग्राफ देखो आप, वही है, आरोपित विभव पर है और प्रकाश विद्युत धारा के बीच में ग्राफ है। ग्राफ का शेप वही आ रहा है जो पिछले दो में आ रहा था, लेकिन अब हमने क्या किया, हमने तीव्रता समान कर दी और आवृत्ति अलग अलग कर दी। तो देखो जरा गौर से कि ये ऊपर से संतृप्त धारा का मान तो तीनों ग्राफ अलग अलग जो हो रहे थे कल वो मिल गए, लेकिन निरोधी विभव, यस इसको देखिए आप, निरोधी विभव अलग अलग प्राप्त हो रहा है, निरोधी विभव अलग अलग प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं, सॉरी, इसका मतलब निरोधी विभव अलग अलग प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब निरोधी विभव, कल मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट लेक्चर में कि तीव्रता पर तो डिपेंड नहीं करता, लेकिन निश्चित रूप से आज वो आवृत्ति पर तो डिपेंड करेगा, क्योंकि अलग अलग आवृत्तियों पर ये ग्राफ अलग अलग नीचे से यहाँ से खुल रहा है। सॉरी, ये खुल गया ग्राफ। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखें। अब बताओ, मैंने बताया आपको अभी शुरू में कि निरोधी विभव आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए निरोधी विभव किसका परिचायक है। सर निरोधी विभव तो आपने पढ़ाया था अधिकतम गतिज ऊर्जा का परिचायक है अभी कुछ देर पहले। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा बताओ अप्रत्यक्ष रूप से किस पर डिपेंड करेगी, सर वो आवृत्ति पर डिपेंड करेगी। ये ध्यान रखें कि तीव्रता पर नहीं, आवृत्ति पर निर्भर करेगी। ठीक है, तो तीनों ग्राफ, तीनों जो ग्राफ हैं, पहला ग्राफ तो ये है, किस किस में है, प्रकाश विद्युत धारा और आरोपित विभव में ग्राफ इस प्रकार का आएगा। अब इसमें दोनों नियत हैं, तीव्रता आई भी नियत है और आवृत्ति न्यू भी नियत है। लेकिन अगले ग्राफ में देखिए केवल आवृत्ति ही नियत है, केवल आवृत्ति ही नियत है, तीव्रताएं अलग अलग हैं, तो ग्राफ ऊपर से खुल गया, लेकिन निरोधी विभव का मान सेम आ रहा है। लेकिन अभी हमने ये पढ़ा कि ये इसमें तीव्रता समान है तो ऊपर ग्राफ एक जगह ही आ रहा है, आवृत्ति भिन्न भिन्न है तो स्टॉपिंग वोल्टेज अलग अलग आ रहे हैं। स्टॉपिंग वोल्टेज अलग अलग आ रहे हैं मीन्स गतिज ऊर्जा अलग अलग प्राप्त होगी। तो गतिज ऊर्जा बताओ तीव्रता पर डिपेंड करेगी कि आवृत्ति पर करेगी। अधिकतम गतिज ऊर्जा निश्चित रूप से आवृत्ति पर निर्भर करेगी। लिखा हुआ है, इस ग्राफ से स्पष्ट है कि निरोधी विभव का मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, तो कई बार तो ये ग्राफ भी आए हुए हैं, सीबीएसई में ग्राफ बहुत पूछता है वो, तो ये ग्राफ आप इजीली इनको ड्रॉ कर सकते हैं और इन ग्राफ को ढंग से बुक में आप और देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, अब इसी कड़ी के अंदर हम लोग अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि हमने अभी पढ़ा कि निरोधी विभव आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर डिपेंड
करता है, तीव्रता पर तो नहीं करता। ठीक है, अब सुनो, अब हम इसको अलग से स्टडी करना चाहते हैं कि निरोधी विभव आवृत्ति पर किस प्रकार डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए आप एक बार कि अगर मैं आवृत्ति को बढ़ाता हूं तो स्टॉपिंग वोल्टेज का मान बढ़ेगा। ठीक है, अब इस ग्राफ को समझते हैं हम एक बार, ये ग्राफ भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। देखो, यदि आपतित विकिरण की तीव्रता को नियत रखकर, किसको, तीव्रता को नियत रखकर उसकी आवृत्ति को बढ़ाया जाए, उसकी आवृत्ति को बढ़ाया जाए तो दहली आवृत्ति के बराबर आवृत्ति के विकिरणों के लिए, दहली आवृत्ति के बराबर आवृत्ति के विकिरणों के लिए निरोधी विभव V0 का मान कितना होगा, 0। ठीक है, और आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो बढ़ाने पर निरोधी विभव V0 का मान बढ़ता है। समझिए इसको एक बार, देखो ये V नहीं है, ये न्यू है, न्यू 01 और ये दूसरा न्यू 02। तो देखो पहले धातु 1 की बात कर रहा हूं मैं, है ना। धातु 1 में देखो शुरुआत में ये ग्राफ स्टार्ट देखो 0 से नहीं हो रहा, थोड़ा आगे से हो रहा है। थोड़ा आगे से इसलिए हो रहा है कि अरे भाई स्टॉपिंग वोल्टेज का महत्व कब होगा, याद करो, जब ये प्लेट C पर प्रकाश आएगा और इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तभी तो उनको स्टॉप करोगे तुम, नहीं है बस समझ में। अगर वो इलेक्ट्रॉन निकले ही नहीं तो किसको स्टॉप करोगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अच्छा वो इलेक्ट्रॉन निकलते कब है कि सर जब आने वाले प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, तो इस बात को ज़रा समझिए कि देखो शुरू में ये ग्राफ नहीं बढ़ रहा, नहीं बढ़ेगा शुरू में, फिर एक निश्चित आवृत्ति पर, ये V0 नहीं है, न्यू 0 है, न्यू 01 के मान, अब देखिए उसके बाद ग्राफ इस प्रकार से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ग्राफ बढ़ा, इसका मतलब आवृत्ति बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग वोल्टेज बढ़ेगा। लेकिन किसके बाद बढ़ेगा, अरे भाई दहली आवृत्ति के बाद तो बढ़ेगा। जब तक दहली आवृत्ति का प्रकाश आएगा ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं तो स्टॉप किसको करोगे तुम। ठीक है, और यही काम धातु 2 के लिए हो रहा है। ठीक है, ये न्यू 01 और न्यू 02 ये आवृत्तियाँ हैं। ठीक है, अब तो हमने देखा कि दहली आवृत्ति के बाद जब हम आवृत्ति को बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग वोल्टेज बढ़ता जाता है। ठीक, तो बताइए स्टॉपिंग वोल्टेज किसका परिचायक है। स्टॉपिंग वोल्टेज सर उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का परिचायक है। तो बताइए गतिज ऊर्जा किस पर डिपेंड करेगी, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर या उसकी आवृत्ति पर। तो निश्चित रूप से वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करेगी, तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा प्रैक्टिकल स्टडी पूरा हो गया। ठीक है, लेकिन अभी इसमें से कुछ हमें और निष्कर्ष निकालने हैं। तो 2 निष्कर्ष मैं आपसे पूछता हूँ, याद करो, बताओ आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाओगे तो क्या होगा। फर्स्ट याद करो, फर्स्ट में क्या लिखवाया था मैंने कि अगर आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाऊंगा तो धारा का मान बढ़ेगा, मतलब प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी। सर ये कहाँ पढ़ाया आपने, ये मैंने आपको इस टॉपिक में पढ़ाया था, आ रहा नहीं। ठीक है, उसके बाद विभव का प्रभाव। ठीक है, तो विभव के प्रभाव में हमने कई नई चीज़ सीखी, स्टॉपिंग वोल्टेज वगैरह। लेकिन आप मुझे बताइए कि उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर डिपेंड करेगी और किस पर डिपेंड नहीं करेगी। तो सीधी सी बात है कि वो तीव्रता पर डिपेंड नहीं करेगी, आवृत्ति पर डिपेंड करेगी। आवृत्ति बढ़ाएंगे तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग आ चुके। अब इसके बाद हम कुछ इससे जो ये प्रयोग है इसके महत्वपूर्ण तथ्य और पढ़ना चाहते हैं। ठीक, सबसे पहला पॉइंट सुनेगा ध्यान से एक बार, बताइए कि अगर मान आपतित प्रकाश में अगर मैं जो आवृत्ति का मान है अगर वो दहली आवृत्ति से कम रह जाता है तो क्या होगा। सर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है। तीव्रता को बढ़ाओगे तब भी नहीं है सर, जब तक दहली आवृत्ति से मान ज़्यादा न हो जाए
तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, चाहे तीव्रता को तू कितना ही बढ़ा ले। क्लियर है? तो पहला पॉइंट पढ़िए इसमें। यदि किसी प्रकाश सुग्राही पदार्थ पर दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तो फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव है, अन्यथा नहीं। क्लियर? पॉइंट नंबर 2, यदि किसी प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम है तो प्रकाश द्वारा फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है, चाहे प्रकाश की तीव्रता को आप कितना भी बढ़ा लीजिए। क्लियर बात है? दोनों क्लियर हो गए पॉइंट। पॉइंट नंबर 3, अब ठीक है, दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालना ही पड़ेगा आपको। अब आप बताइए, अगर मुझे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ानी है तो अब मैं क्या बढ़ाऊं? तो देखो, ये तो निश्चित है कि दहली आवृत्ति से तो अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालना पड़ेगा, लेकिन अब अगर मुझे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ानी है तो मुझे अब तीव्रता को बढ़ाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3 लिखा हुआ है ये, जब किसी प्रकाश सुग्राही पदार्थ पर दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाए तो प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि करने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में वृद्धि होती है। क्लियर बात है? पॉइंट नंबर 4, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, अभी पढ़ा है हमने, बताओ किस पर डिपेंड करेगी? आवृत्ति पर डिपेंड करेगी, उसकी तीव्रता पर डिपेंड नहीं करेगी। पॉइंट नंबर 5 है ये समय पश्चता। समय पश्चता का मतलब क्या होगा, समझिए इसको एक बार। धातु की सतह है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही उपयुक्त आवृत्ति या उपयुक्त ऊर्जा का फोटोन आएगा, फोटोन आते ही इलेक्ट्रॉन तुरंत धातु को छोड़ करके बाहर चला जाएगा। इसमें किसी प्रकार की समय पश्चता नहीं होगी। अरे भाई, कोई तुम्हें स्कूल से छुट्टी दिलाने के लिए आया है तो आते आते आप स्कूल से रवाना हो जाते हैं, क्या रुकते हो गया आप स्कूल में उस समय? नहीं, पापा जी आ गए, पापा जी के आते ही बेटा जी तुरंत रवाना होते हैं, वो रुकते नहीं हैं, चाहे क्लास कितनी ही महत्वपूर्ण हो। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे है, पढ़िए इसको। प्रकाश सुग्राही पदार्थ की सतह पर दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के प्रकाश आपतित होने पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन बहुत कम समय 10⁻⁻⁹ सेकंड से भी कम समय में हो जाता है, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव में समय पश्चता नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमने टॉपिक ख़त्म कर लिया, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रैक्टिकल स्टडी। इसके निष्कर्ष महत्वपूर्ण हैं, ये प्रयोग महत्वपूर्ण नहीं है, इसके निष्कर्ष इम्पोर्टेंट है। आशा करता हूँ आपके समझ में आए होंगे। अब हम इसके बाद इन निष्कर्षों की व्याख्या करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, इनकी व्याख्या हमें करनी है, तो वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। थैंक यू।